इंडियन रुपी क्रैश कर रहा है। He has finally breached the crucial 80 mark against the dollar. डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट थम नहीं रही है। रुपया लगातार निचले स्तर का रिकॉर्ड बना रहा है। इनफैक्ट करीब एक साल से रुपये की वैल्यू गिरती ही जा रही है। महज एक साल में रुपया 5% से भी ज्यादा गिर चुका है। हमारा एक्सचेंज रेट न्यूज खबरों में बस अभी नहीं आया, बल्कि पॉलिटिक्स में इसके बारे में ड्रामा कई सालों से चल रहा है। यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और एक्टर्स ने भी बड़ी स्ट्रॉन्ग व्यूज दिए हैं। जूही चावला हो, अमिताभ बच्चन, चेतन भगत हो या फिर श्री श्री रविशंकर, इलेक्शन मुद्दा बना है एक्सचेंज रेट। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? मैग्नीफाइंग ग्लास लेके आई हूँ अपने साथ। आप लोगों को भी इसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी, खरीद लीजिए एक, क्योंकि इसी से ढूंढ रही हूँ कि रुपया कहाँ तक गिरता चला गया है। सबका ये मानना है कि कमजोर हो रहा है रुपी और ये बहुत चिंता की बात है। और मैं इधर आया हूँ आपको ये बताने कि ये जो व्यूज है बिल्कुल गलत है। एक चीज जिसके बारे में आपको न्यूज हेडलाइन मिलेगी नहीं, वो है आरबीआई रिजर्व्स के बारे में, जो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप मुझे 10 मिनट दो और मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने इकोनॉमिक व्यूज ऐसे लोगों के ट्वीट्स देखकर क्यों नहीं बनाने चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। किसी भी करेंसी की वैल्यू डिफाइन होती है एक रिलेटिव बेसिस पर। क्योंकि डॉलर दुनिया की मेन करेंसी है, इससे हर करेंसी को डॉलर के मुकाबले मापा जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे यूएस सबसे बड़ी इकोनॉमी है हमारी दुनिया में, और जो भी ट्रेड होता है देशों के बीच वो भी डॉलर में ही होता है। इनफैक्ट जब इंडिया भी सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता है तो वो रुपए में पैसे नहीं देता बल्कि डॉलर में देता है। सिंपली कहूँ तो यूएस डॉलर शर्मा जी के लड़के की जैसा है, जिसके खिलाफ हम सबको मापा जाता है। आज एक्सचेंज रेट है करीब 87 रुपीज, यानी कि $1 के लिए आपको 87 रुपीज देने पड़ेंगे। और ये एक्सचेंज रेट रिलेटिव डिमांड और सप्लाई की बेसिस पर मापा जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर रुपये की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है डॉलर से तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर डॉलर की डिमांड ज्यादा बढ़ रही है रुपये के मुकाबले तो रुपये कमजोर होगा। अब आते हैं मेन पार्ट पर कि रुपया कमजोर हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, माजरा क्या है। 2021 और 22 के बीच रुपये की वैल्यू 72 से 82 आ गई थी, यानी कि 10% गिरावट। और अक्टूबर 2022 में जब ये वैल्यू 83 क्रॉस करी थी तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था? First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening. अब इसको देखकर कई अपोजिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस उछल पड़े। जैसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 121 देशों में इंडिया 107वें रैंक पर है भुखमरी के मामले में। अब प्रधानमंत्री और उनके मिनिस्टर बोलेंगे कि भुखमरी नहीं बढ़ रही हमारे देश में, बल्कि दूसरे देशों में कमजोर हो रही है। अब आप बोलोगे कि मोहब डिफरेंस क्या है, रुपये कमजोर हो रहा है या फिर डॉलर ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, उसमें सेम ही बात तो हो गई। पर एक्चुअली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सही कह रही है। एक्चुअली रुपये कमजोर नहीं हुआ, डॉलर बढ़ा है, जिसकी वजह से रिलेटिवली रुपये कमजोर हो गया है। इस चीज में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इसको ढंग से समझो। रुपये ही नहीं बल्कि दूसरी करेंसीज भी कमजोर हुई है डॉलर के मुकाबले। इनफैक्ट अक्टूबर से दिसंबर 2024 के दौरान जहां रुपये की वैल्यू 1.6% से गिरी है, चाइनीज युआन की वैल्यू 4.1% से गिरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन से रुपये एक्चुअली इतना कमजोर नहीं हुआ और डॉलर क्यों इतना स्ट्रांग हुआ है, इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि यूएस इकोनॉमी अच्छा कर रही है, और दूसरा कारण है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। President Trump's 25% tariffs on steel and aluminum. The golden age of America begins right now. America will soon be greater, stronger and far more exceptional. पहले समझते हैं यूएस ग्रोथ की कहानी, जिसके लिए हमें 2023 में जाना होगा। अब 2020 से लेकर 2023 के दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई थी। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो भी सामान के दाम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसका मतलब है कि लोग ज्यादा चीजें खरीदते नहीं है और इसकी वजह से इकोनॉमी तबाह हो जाती है। किसी भी देश के सेंट्रल बैंक की जिम्मेदारी होती है कि महंगाई या फिर इन्फ्लेशन बढ़े ना। इसी तरह यूएस के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने एक कदम उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत बढ़ रही है अमेरिका में, इसलिए हम इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गई, इसकी वजह से लोग ने कम लोन लिए और इसी वजह से इकोनॉमी धीमी हो गई। जब इकोनॉमी धीमी हुई तो दाम भी कम हो गए, और यही लॉजिक थी फेडरल रिजर्व की। इसलिए अगर कोई भी सेंट्रल बैंक महंगाई को कम करना चाहता है तो वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, और फेडरल रिजर्व ने कई बार किया। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से महंगाई तो कम हुई, पर कुछ लोग बहुत एक्साइटेड हुए। ये कौन लोग हैं?
इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। क्योंकि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी, इसलिए इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने सोचा कि दूसरे देशों में इन्वेस्ट करने से तो अच्छा है कि मैं अमेरिका में इन्वेस्ट करूं, जहां मुझे अच्छी खासी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी। तो सब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स यूएस में इन्वेस्ट करने लग गए, जिस वजह से डॉलर की मांग बढ़ गई और रुपी जैसी करेंसीज कमजोर हो गई। इसके अलावा यूएस इकोनॉमी भी अच्छा करने लगी, तो कई कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करने लगी उधर चीजें मैन्युफैक्चर और बेचने के लिए। 2024 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका को मिली। तो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ी और उधर की इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। तो कई फॉरेन इन्वेस्टर ने सोचा कि भाई मैं इंडिया की स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपना पैसा लेकर अमेरिका जाता हूँ। और ये एक्चुअली हुआ है। अक्टूबर और दिसंबर 2024 के दौरान तो हमारे देश की स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स 12 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर है। इसी वजह से डॉलर दूसरे करेंसीज के कंपैरिजन में इंक्लूडिंग रुपी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है। बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिखी और उन्होंने उसको यूज किया अपने लिए। और ये तो देखो जिंदगी का रूल ही है, चाहे फाइनेंस हो या फिर करियर, जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखी और जिसने यूज किया वही टॉप पर होगा। इसीलिए अपस्किलिंग इतना जरूरी है आज की दुनिया में, जहां आपके आमने सामने भतेरे डिस्ट्रैक्शंस हैं। बहुत अच्छा होता है ना कि अगर आपने अपने गोल्स हिट करे तो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। गीक फॉर गीक्स यही अपॉर्चुनिटी लेकर आया आपके लिए। आइडिया बड़ा ही सिंपल है। आप कोई भी कोर्स पिक करो उनके प्लेटफॉर्म पर, अगर 90 दिन के अंदर आपने वो कोर्स 90% कंप्लीट कर दिया तो आपकी 90% फी माफ, आपको रिफंड मिलेगा। पर देखो वैल्यू बस रिफंड की नहीं है, क्योंकि मेन चीज पैसों की नहीं है, मेन चीज है आपका करियर और ग्रोथ। और इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, जिससे ज्यादा चांसेस हो जाएंगे कि आप कोई कोर्स कंप्लीट करोगे और सीखोगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स हो, वेब डेवलपमेंट हो, AIML हो, डेवऑप्स हो, पाइथन हो, ऐसे बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे और ये सारे ही 90 डे ऑफर में एप्लीकेबल है। अगर आप एक बिगनर हो या फिर आपको CS की दुनिया एक्सप्लोर करनी हो तो उसके लिए भी देयर आर कोर्सेज जो बस कंप्लीट बिगनर्स के लिए। तो बिगनर हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, दे हैव एन अप्रोप्रिएट कोर्स फॉर यू। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड जॉइन गीक्स फॉर गीक्स 390 डे चैलेंज। अब आते हैं वीडियो पर वापस ये समझने के लिए कि डॉलर इतना बड़ा क्यों और उसके पीछे दूसरा कारण क्या है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का शो। This will truly be the golden age of America. That's what we have to have. जैसे ही ट्रंप इलेक्ट हुए तो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अब ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। डोनाल्ड ट्रंप चाहते कि डॉलर कमजोर हुए, वो एक कमजोर डॉलर चाहते हैं ताकि यूएस के एक्सपोर्ट्स दूसरे देशों के कंपैरिजन से ज्यादा सस्ते हो जाएं और दूसरे देश अमेरिकन चीजें खरीदें, जिससे अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो। पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई टैरिफ पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, जिसने बाहर के इंपोर्ट्स को और महंगा बना दिया और डॉलर की डिमांड बढ़ा दी, जिसके साथ डॉलर की वैल्यू भी बढ़ गई। पर देखो बस अकेले डॉलर की गलती नहीं है, थोड़ी बहुत हमारे देश की भी गलती है और इसके पीछे कारण है ट्रेड डेफिसिट। क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर है, यानी कि एक्सपोर्ट करने से ज्यादा हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट हम करते हैं तेल और कई चीजें जो आप डेली सामान में यूज करते हैं। अब हम IT सर्विसेज जरूर एक्सपोर्ट कर रहे हैं थैंक्स टू इन्फोसिस और विप्रो, पर ये एक्सपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं है कि वो हमारे इंपोर्ट्स को कैंसिल कर सकते हैं। मोस्टली ओवरऑल इंडिया नेट इंपोर्टर है। नेट इंपोर्टर की वजह से ही हमारा ट्रेड डेफिसिट है और इसी वजह से हमें कई डॉलर चाहिए होते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो जब तक हम मोस्टली सामान इंपोर्ट करेंगे, हम डॉलर की डिमांड बढ़ाते रहेंगे और हमारा रुपया कमजोर होता रहेगा। इसके अलावा इंडिया में गोल्ड के जो इंपोर्ट्स हैं वो 4 गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारी सरकार ने गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी 15% से 6% कर दी है और इसी वजह से रुपया और कमजोर हो गया। पर अगर आप IT सेक्टर में काम करते हो तो भाई खुशियां मनाओ, क्योंकि एक कमजोर रुपये का मतलब है कि आपकी कंपनी को फायदा मिलेगा। अब इससे आपको फायदा मिलेगा या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये अपने मैनेजर से पूछना। पर क्योंकि ये कंपनीज डॉलर में कमाती है, एक स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब है कि अब उनको ज्यादा रुपए मिलेंगे सेम काम के लिए। ऐसे ही हाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर का भी है, जहाँ कई इंडियन कंपनीज US और यूरोप को एक्सपोर्ट करती हैं। अब आपने रुपया का हाल तो समझ लिया, पर आपने ये नहीं समझा कि RBI ने कैसे करोड़ों रुपए खर्च करे हैं इस चीज को बचाने के लिए। इनफैक्ट अरविंद सुब्रमण्यम, जो इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे प्रधानमंत्री मोदी के नीचे, उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं RBI को क्रिटिसाइज करते हुए कि भैया देश का पैसा इसी तरह खर्च करना बंद कर दो। अब ये इतनी बड़ी चीज क्यों है? किसी भी देश का एक्सचेंज रेट 2 तरीके का हो सकता है। पहला है पेग्ड, दूसरा है फ्री फ्लोट।
पेग का मतलब हुआ कि आपका एक्सचेंज रेट लॉक है। मान लो अगर $1 से 75 रुपीज मिलेंगे आपको, तो देश का सेंट्रल बैंक ये देखेगा कि ये एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे ना हो बल्कि 75 ही रहे, तो वो शायद डॉलर को बेचेंगे या डॉलर को खरीदेंगे, पर ये एक्सचेंज रेट बदलने नहीं देंगे। इसको बोलते हैं पेग्ड एक्सचेंज रेट। और 1991 से पहले इंडिया की हालत यही थी, पर 1991 के बाद ये फ्री फ्लोट हो गया, यानी कि मार्केट डिसाइड करेगी कि हमारा एक्सचेंज रेट कितना होगा। अब आरबीआई कभी कभी कुछ डॉलर खरीद सकता है, बेच सकता है इस एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए, पर मोटा मोटी वो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पर पिछले कुछ महीनों में आरबीआई ने मोटा मोटी नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च करे रुपये के एक्सचेंज रेट को मैनेज करने के लिए। इनफैक्ट 1991 से हमारे आरबीआई ने इतना पैसा कभी खर्च नहीं किया। अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा कि अक्टूबर 2021 से आरबीआई ने करीब 100 से 150 बिलियन डॉलर खर्च करे हैं। 100 से 150 बिलियन डॉलर समझते हो कितना होता है? पिछले एक साल में करीब इंडिया ने 130 बिलियन डॉलर दिए तेल को इंपोर्ट करने के लिए। जितना हमारे देश ने पैसा खर्च किया तेल को इंपोर्ट करने के लिए, उतना ही आरबीआई ने खर्च किया रुपये को बचाने के लिए। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या फर्क पड़ता है भाई, आरबीआई के पैसे तो उनको खर्च करने दो। पहली बात, किसी भी करेंसी को बचाना मार्केट में बहुत मुश्किल है। चाइना से पूछो, 2015 में चाइना ने अपनी करेंसी को बचाने की कोशिश करी थी और $1 ट्रिलियन खर्च कर दिए थे, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। और अगर अभी भी नहीं समझे तो एक बार थाईलैंड से पूछ लेना क्या होता है। 1997 में थाईलैंड में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था क्योंकि सेंट्रल बैंक ने अपने सारे डॉलर खत्म कर दिए करेंसी को बचाने के लिए। अब इंडिया की इकोनॉमी आज कई बेहतर पोजीशन में है थाईलैंड की इकोनॉमी से 1997 में, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो आरबीआई ने करने की कोशिश करी वो सही था। इनफैक्ट अभी अरविंद सुब्रमण्यम जैसे कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि रुपये कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, उसको और कमजोर होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है REER, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, जो बताता है कि एक देश की करेंसी उसके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स के कंपैरिजन से कितनी ज्यादा मजबूत है। अब अगर इसकी वैल्यू 100 है, यानी कि वो करेंसी एकदम ठीक वैल्यू पर है, पर अभी इंडिया की ये वैल्यू 108 है, जिसका मतलब है कि अभी इंडियन रुपी ज्यादा ओवर वैल्यूड है, उल्टा उसको 8% और कमजोर होना चाहिए। और अरविंद सुब्रमण्यम का यही आर्गुमेंट है कि भाई करोड़ों रुपए खर्च करना बंद करो, जो मार्केट डिसाइड करती है रेट वही रहने दो, जूही चावला और बाबा रामदेव की मत सुनो। नॉट दैट वो उनकी सुन रहे होंगे, बट स्टिल। पर अब सवाल यह है कि अगर इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी 1991 के बाद एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की थी, तो भला आरबीआई उसको फिक्स करने की क्यों कोशिश कर रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके? अब आरबीआई ने कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो हम बस गेस कर सकते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि जो आरबीआई ने किया वो जानबूझकर नहीं किया, पर अरविंद सुब्रमण्यम जैसे इकोनॉमिस्ट इस बात को नहीं मानते। तो नेक्स्ट थ्योरी पर आते हैं। नेक्स्ट थ्योरी ये कहती है कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करना चाहती थी। अब महंगाई बढ़ेगी अगर रुपया कमजोर होगा, जिसकी वजह से तेल जैसी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं वो और महंगी हो जाएंगी, पर वो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, और वो है पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि भाई देखो, एक्सचेंज रेट अब पॉलिटिकल हो गई है। जूही चावला, बाबा रामदेव, श्री रविशंकर सब इस पर बहस कर रहे हैं, और कोई भी सरकार चाहती है कि चाहे इकोनॉमिकली इसका कोई सेंस ना बने, पर पॉलिटिकली एक्सचेंज रेट कमजोर नहीं होनी चाहिए। पर वो कहते हैं कि किसी सरकार ने 30 साल तक ऐसा नहीं किया, तो अब भला मोदी सरकार क्यों करेगी? तो अब आते हैं फाइनल थ्योरी पर, और फाइनल थ्योरी कहती है कि आरबीआई ने ये किया इंडियन कंपनीज की मदद करने के लिए, क्योंकि इन कंपनीज के कई फॉरेन लोन्स हैं जो उनको डॉलर में चुकाने हैं। अगर रुपये कमजोर हो गया तो उनके लोन्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और हमारे देश की कंपनीज की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ये 4 थ्योरीज ही हैं, इनमें से सच क्या है ये तो हमें भी नहीं पता। तो इसीलिए अरविंद सुब्रमण्यम और दूसरे इकोनॉमिस्ट ने सलाह दी आरबीआई को कि भैया ये करोड़ों रुपए खर्च करना बंद करो, बस महंगाई और ग्रोथ पर फोकस रखो, एक्सचेंज रेट को बदलने दो जो भी मार्केट डिसाइड करती है। और हो सकता है कि सरकार भी ऐसा ही करना चाहती थी। इसी वजह से दिसंबर 2024 में इंडियन सरकार ने संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर बना दिया। अब मेरे पास कोई एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ तो नहीं है, पर कुछ लोग का मानना है कि एक कारण जिसकी वजह से गवर्नर को बदला गया वो यही था कि आरबीआई इतने पैसे खर्च कर रही है एक्सचेंज रेट को बचाने के लिए। तो इस पूरे वीडियो से आपको 2 सीख क्या मिली? पहली सीख कि बाबाओ, बॉलीवुड एक्टर्स और पॉलिटिशियन से मत सीखो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, एंड दूसरी बात, समटाइम्स आवर फाइनेंस मिनिस्टर कैन बी राइट।